हो। तो कुल मिला के सबसे पहले हम लोग जीके जीएस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग होगी और उसके बाद साथियों मैथ होगी। तो इस पेपर को साथियों आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल है कह के भारत की महान साहित्यिक कृतियां यानी कि मेघदूतम और साथियों अभिज्ञान शकुंतलम या आखिर किनकी रचना है। तो किनकी रचना है साथियों, कालिदास की रचना है। उसके अलावा दूसरी चीज आप लोग याद रखेंगे कि इनको ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक साहित्यिक कृति है रत्नावली, तो ये किसकी रचना है मुझे बताइए। तो ये रत्नावली की अगर बात करें तो ये हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है ना, हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे मुझे बताइए। तो इनका नाम था राजेंद्र चोल और ये चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि नवीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा इनका नाम धर्मपाल था और इन्होंने ही साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, तो पाल वंश का पहले राजे की अगर बात करें तो पहला राजा गोपाल था। इनका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों बताइए। तो 1568 में तो नहीं, 52 में भी नहीं साथियों, 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो सम्राट अकबर थे ना, इनके शासन में राजस्व मंत्री कौन थे, इनका नाम मुझे बता दीजिए। तो इनका नाम साथियों क्या था, टोडरमल इनका नाम था और ये अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो अहमदनगर है ना, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ी थी मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो इसे सम्मानित किया गया था। अगला देखिए करके शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है साथियों मुझे बताइए। तो इनका मकबरा तो साथियों सासाराम में है और आखिर सासाराम कहां पर है, तो सासाराम साथियों बिहार में स्थित है। उसके बाद देखिए करके ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, फटाफट बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों लॉर्ड डलहौजी इनका नाम है और लॉर्ड डलहौजी ने ही साथियों ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण कराया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों सवाल को और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम साथियों राधा कांत देव है और राधा कांत देव ही धर्म सभा के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो इनका नाम राजा राममोहन राय है और राजा राममोहन राय ही ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। साथियों देखिए अब आपके पास इतना समय नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा जाए, उसके नीचे उसके चारों ऑप्शन पढ़े जाए, फिर आपको उसका आंसर बताया जाए। नहीं साथियों, आपको ज्यादा से ज्यादा अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही सवाल साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा आप तैयार करिए। इसलिए बहुत तेजी के साथ मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस ना हो। चलिए कह रही कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की थी वो कब की थी, तो साथियों 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में की गई थी। किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि राजा राममोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी बात गलत है राजा राममोहन राय के बारे में। तो कह रहे हैं कि साथियों उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना साथियों की थी, मैं कहूंगा नहीं, आर्य समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने थोड़ी ना की थी। किसने की थी साथियों, एक बार आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए किसने की थी आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद कहने कि वह सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सवाल बनता है, पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को आपको बता देना है। तो कुल मिला के कौन सा सही नहीं है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है। सही नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना, तो मैं आपको बता चुका हूं 1828 में। उसके बाद देखिए करके प्रांतीय स्वायत्त यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है।
तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के एक्ट के तहत किया गया है। उसके बाद देखिए करके भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूँ 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन चुका था। उसके बाद देखिए करके ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। तो यहाँ पर आपका जवाब 1946 हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में ही स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। उसके बाद देखिए करके 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था। तो सुबह का समय था, शाम का, रात का, या साथियों दोपहर का। तो मैं कहूंगा आधी रात का समय था। क्या आधी रात का समय था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 19 के 1 के तहत हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, अभी तो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद साथियों रीजनिंग के सवाल होंगे और मैथ के सवाल होंगे। तो बहुत मजा आएगा साथियों आपको रीजनिंग और मैथ के सवालों को करने में, ठीक है ना। चलिए अभी जीके चल रही है तो इसको जीके को देख लीजिए, क्योंकि जीके के आपके पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और डेली साथियों मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम की क्लास कराता हूं। मेरा मानना है कि अब साथियों समय आपके पास कम है, बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वही चीजें वही क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए जिनके एग्जाम में आने की संभावना है और जो हर एक एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के साथियों मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि कम से कम 75% तो सीबीटी 1 में साथियों आप क्लियर कर ले जाओ, क्योंकि ये साथियों आपका सीबीटी 1 होगा। क्या सीबीटी 1 होगा, है ना। तो कुल मिला के इसमें इतने नंबर आपके आ जाएं कि इस एग्जाम को आप साथियों क्रैक कर ले, और फिर सीबीटी 2 की जो मेंस आपका एग्जाम होगा उसकी तैयारी शुरू से तगड़े लेवल से करवाऊंगा, है ना। चलिए तो कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको बजट कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 66 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान 21 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, या 19 या 22 या साथियों 20। तो मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में के बारे में जो लिखा है वो अनुच्छेद 21 में लिखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सबसे ज्यादा थी, सर्वाधिक थी। तो किसकी थी, यानी कि जो सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई बने थे। ये सवाल सैकड़ों बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कह रहे कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं। कौन है साथियों बताइए, रक्षा मंत्री हैं। देखिए रक्षा की बात आई है तो जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री ही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह कौन है, रक्षा मंत्री ही है। उसके बाद देखिए कह रहे लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का मतलब क्या होता है बताइए। तो सदन का नेता का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या साथियों, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा, मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है, श्री मनमोहन सिंह की बात चल रही है। ये साथियों लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे कभी। अगला सवाल कह रही कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या, ये आपको एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर गंगा की शार्क मछली तो नहीं है, स्टार्च कछुआ भी नहीं है, यहाँ पर गंगा नदी की साथियों डॉल्फिन मछली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। तो किस राज्य की बात चल रही है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश की बात चल रही है। राइट आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है। कमल कहाँ का राज्य फूल है, फटाफट बताइए। तो कर्नाटक की अगर बात करें, देखिए का से कर्नाटक और का से कमल, यानी कि कमल जो है वो कर्नाटक राज्य का एक राज्य फूल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है साथियों बताइए। तो झारखंड की अगर बात करते हैं साथियों तो पलाश है राज्य फूल झारखंड का। उसके बाद देखिए
कहा जा रहा है आपसे साथियों बुनरूश का फूल ये राज्य फूल है, तो किस राज्य का राज्य फूल है? मैं कहूंगा नागालैंड का राज्य फूल है बुनरूश का फूल। उसके बाद देखिए कह रहे कि आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों बताइए। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो काला हिरन है साथियों आंध्र प्रदेश का राज्य पशु। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो बैकाल झील साथियों विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की अगर बात करें तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा, यानी कि ये जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है साथियों? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? लिपुलेख दर्रा शामिल है, नाथुला दर्रा है, शिपकिला दर्रा है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ से आपके सामने 41 नंबर से आपके सामने रीजनिंग के सवाल साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, रीजनिंग को हम लोग देखेंगे और मैथ को देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इन सभी सवालों को। कहा जा रहा है कि हवा महल का संबंध अगर राजस्थान से, ठीक है, यानी कि राजस्थान में ही हवा महल है, मैं कहूंगा बिल्कुल। चार मीनार का संबंध अगर तेलंगाना से, यानी कि क्या तेलंगाना में साथियों चार मीनार है, मैं कहूंगा बिल्कुल। तो आपको ये बताने की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर, महाराष्ट्र में, बिहार में, गुजरात में या साथियों कर्नाटक में? तो आपको ये ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है साथियों? ये गुजरात में है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है, कह रही कि एक निश्चित कूट भाषा में, क्या साथियों एक निश्चित कूट भाषा में जी यानी कि जर्मन को ये सब लिखा जाता है, HDSLBM लिखा जाता है। तो एक्सपेंड को साथियों क्या लिखा जाएगा? कुल मिला के आपको बता दें। देखिए एक अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती तो कुछ चीजें आपको साथियों मालूम होना चाहिए, जैसे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, प्लेस वैल्यू आपको Z तक की साथियों मालूम होना चाहिए। अब जैसे कि अगर आप सबसे पहले इसकी देखिए कभी भी अगर ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल आए ना कूट भाषा वाला, तो आपको हमेशा प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए और आपको प्लेस वैल्यू ही लिख देना है। सबसे पहला काम ये 7 पर होता है, E की पोजीशन 5 होती है, R की 18 होती है, M की 13 होती है, A की 1 और N की 14 होती है। अब आप इसको देखो ये 7 पर आता है और ये 8 पर आता है, ये 4 पर आता है, यानी कि ये 7 से 8 हुआ है, ठीक है, 5 से 4 हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया 1 घटाया गया, और फिर 18 है और ये 19 से 1 बढ़ाया 1 घटाया 1 बढ़ाया 1 घटाया, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट हम साथियों यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले 1 बढ़ाया गया है तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, यानी कि E में 1 बढ़ाएंगे साथियों F आ जाएगा। X में अगर साथियों हम 1 घटाते हैं तो W आ जाएगा, क्या साथियों W आ जाएगा। P में 1 बढ़ाएंगे तो साथियों Q आ जाएगा, A में 1 घटाएंगे तो Z आ जाएगा, N में 1 बढ़ाएंगे तो O आ जाएगा, D में 1 बढ़ाएंगे तो C आ जाएगा। तो कुल मिला के 1 घटाएंगे तो C आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कुछ नहीं साथियों इसमें है, इसमें तो बस आपको इतना बताना है कि पहले अगर आपको ये आकृति दिखाई जा रही है, उसके बाद ये आकृति दिखाई जा रही है, उसके बाद ये आकृति हो जाती है, फिर ये हो जाती है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी? ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली? साथियों मुझे आप लोग फटाफट बता दीजिए। चलिए देखिए पहले ये भैया ऊपर की तरफ गया, फिर ये अपने बाएं मुड़ गया 90 डिग्री, इधर आ गया ये, फिर अपने वो बाएं मुड़ेगा, अगली आकृति आपको मिल जाएगी 90 डिग्री मुड़ा, फिर बाएं मुड़ेगा साथियों 90 डिग्री इधर हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो मैं कहूंगा ये इधर की ही तरफ तो जाएगा साथियों ऊपर की तरफ। तो देखिए ये जो कॉकरोच है जो भी है ये ऊपर की तरफ कहां पर बना हुआ है? देखिए इसमें तो नीचे की तरफ बना हुआ है ना। इसमें साथियों अगर बात करें, अब देखिए ये चीज भी है कि ये ऐसे आना चाहिए ऐसे करके, लेकिन इसमें उल्टा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें एक ऊपर है और एक नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी कि यहाँ पर जो आएगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर आ जाएगी। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि NRTS को JNP लिखा जाता है, उसके बाद FJLK हो जाता है, उसके बाद BFHG हो जाता है। तो आपको बताने कि अगले यहाँ पर 4 लेटर कौन से आएंगे। साथियों आपसे यही कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के सवाल आपके जो एग्जाम में आना है वो यही आना है, इससे बाहर साथियों पेपर आपका नहीं आएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को तैयार करते जाना है। देखिए
इन से साथ यहाँ पर जे हुआ, मैं कहूंगा 4 बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया नहीं बल्कि 4 घटाया गया है, ठीक है। जे है, जे से एफ हुआ, फिर यहाँ पर 4 घटा दिया क्योंकि 6 पर आता है। अब यहाँ 4 घटाओगे तो बी आएगा। अब बी में साथियों अगर आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बी में अगर 4 घटाओगे ना साथियों तो ए आ जाएगा, है ना, ए आ जाएगा, जेड आ जाएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा और साथियों यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर तो एक्स आना चाहिए, एक्स आ गया। उसके बाद आर से एन हुआ यानी कि 4 घटाया गया, एन से जे हुआ 4 घटाया गया, 4 घटाया गया, एफ आ गया। अब इसमें 4 घटाएंगे, मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर बी आ जाएगा, तो बी भी आ गया, ठीक है। तो एक्स भी कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बस इतना सॉल्व करोगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये आपका एग्जाम नहीं है, ये आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बता देंगे आपको। तो इन सभी में भी सातों 4 4 4 ही बढ़ने आप लोग देख सकते हैं। देखिए टी से 4 मतलब 4 घट रहे हैं, टी से पी हुआ, पी से एल हुआ, 4 4 4 का सबका मैटर है। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए और यहाँ पर साथों आप लोग बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट आसिया साथों यहाँ पर क्या लगा है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए SUNSET को क्या लिख दिया गया है, TTOTDU लिख दिया गया है। उसी प्रकार इन लेटर्स को इनमें बदल दिया गया। तो इन लेटर्स को साथों किस में बदला जा सकता है, कुल मिला के आपको यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए इतना तो आपको पता होगा क्या कि एस जो होता है वो 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, एन 14 पर आता है, एस 19 पर आता है, ई 5 पर आता है, टी 20 पर आता है। उसी प्रकार साथियों टी 20 पर आता है, टी 20 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, डी 4 पर आता है, यू 21 पर आता है। अब बच्चा बता देगा कि 19 से 20 हुआ है, एक बड़ा है, 21 से 20 हुआ है, एक घटा है, 14 से 15 एक बड़ा है, 19 से 20 एक बड़ा है, ठीक है। 5 से 4 एक घटा है, 20 से मतलब एक बढ़ने घटने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर 2 लगातार बढ़े, एक तो 14 से 15 बढ़ा, 19 से 20 बढ़ा। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसमें भी तो यही है साथ, तो एम से एन हुआ है, ओ से एन हुआ है, वही चीज है। तो कुल मिला के इसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए एच में अगर आप एक बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, तो साथियों टी आ जाएगा। टी में अगर आप एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों आपका, अगर आप टी में एक घटा दोगे तो टी में तो एक घटाओगे, टी 20 पर होता है, एस आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एस लिखा नहीं, कहीं पर भी साथियों नहीं लिखा हुआ है। क्या, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो ऐसा तो नहीं बढ़ाना है हमें इसमें, तो बढ़ा लो। अगर घट नहीं रहा है तो बढ़ा लो। टी में एक बढ़ाओगे, यू यू साथियों मिल जाएगा आपको। टी यू यहाँ पर लिखा है, टी यू यहाँ पर लिखा है। अब आप साथियों क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अगर बात करें, अब इसमें से एक घटेगा, ऐसा थोड़ी ना 3 लगातार बढ़ेंगे। तो इसमें से घटाओगे तो जेड आ जाएगा, है ना। और इसमें आर में अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, आर में बढ़ाओगे तो साथियों एस आ जाएगा, एस में बढ़ाओगे तो साथियों टी आ जाएगा। तो TUZST कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर सी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए, कह रहे कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम, सतपाल, है ना, किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे। तो पंचभुजाकार हम मेज एक बना लेते हैं साथियों, ठीक है। पंचभुजाकार एक मेज बना लेते, देखिए 1 2 3 4, है ना। और साथियों एक काम करे, ऐसे करके 5 ये हो गए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 हो गए। कहा जा रहा है कि सभी मेज के केंद्र की ओर साथियों मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सतपाल नागेश के बाएं और बगल में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अच्छा, अगर हम इस लाइन को सॉल्व ना करके इस लाइन को सॉल्व करें तो सतपाल यहाँ पर भी आया और सतपाल यहाँ पर भी आया। तो पहले हमें ये कॉमन वाली लाइन सॉल्व करना पड़ेगी, जिसमें 2 लोग एक लोग के बारे में बताया गया 2 जगह पर। तो इसको सॉल्व करिए। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो मान लीजिए नागेश अगर यहाँ पर बैठा है ना, तो नागेश का बाईं ओर बगल में क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ, यानी कि सतपाल साहब जो है वो साथियों यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर अकरम बैठा है, तो 1 2 यानी कि अकरम साथियों जो है ना वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो गिरीश की अगर हम साथियों बात करें, गिरीश विक्रम, अच्छा तीसरे स्थान पर कैसे हो जाएगा, इधर गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है,
तो विक्रम को कहां पर बैठाने साथियों के ये हिसाब किताब से, अगर देखिए विक्रम को हम यहाँ पर बैठा देते हैं और विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरा स्थान ये आ गया, यानी कि गिरीश को यहाँ पर बैठा देंगे। कहा गया ना कि विक्रम के तीसरे स्थान पर गिरीश बैठा है, तो कहने के नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, नागेश। ये हो गया नागेश का दाया, एक ये दूसरा ये हो गया नागेश का दाया। तो अकबर आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एस को यहाँ पर 21 लिखा गया है, ठीक है। एच को साथ यहाँ पर 10 लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है क्या साथियों, क्या लिखा गया है। अच्छा, कुल मिला के नाइट को ये सब लिखा जाता है, तो राइट के लिए साथियों क्या आ सकता है, ये बात आपको यहाँ पर साथियों बतलाना है। देखिए ऐसा तो नहीं कि अगर आर को हम इसमें से ढूंढे, आर यहाँ पर लिखा हुआ है, आर का कोड यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं साथियों आर का कोड हमें यहाँ पर 20 लिखना पड़े। फिर आई है, आई कहाँ पर, आई साथियों यहाँ पर है, यानी कि आई का कोड 39 अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत है, 39 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है साथियों। जी का कोड अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, ये आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। एच और टी का कोड देखिए जरा, एच आपका ये हो जाएगा। एच का कोड क्या है भाई साहब, एच का कोड यहाँ पर, एच का कोड साथियों क्या है, एच का कोड यहाँ पर साथियों 10 है, तो यहाँ पर तो एक सिंगल 10 आ रहा है, बाकी तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखिए एक बात साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोग दोबारा से कोशिश करते हैं, मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए इसका कुछ, इसके कोड की अगर बात करें, मान लीजिए एस आता है 19 पर, तो एस का कोड साथियों यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। एच की अगर बात करें ये 8 पर आता है, इसका कोड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ई की अगर बात करें, डबल ई है ना, तो दो बार लिखा है, तो एक ई का कोड है 2 और दूसरे का है ये 2, और आर का कोड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आर का कोड यहाँ पर क्या बताया गया है साथियों, 20 बताया गया है, यानी कि 20 आ गया। आई की अगर बात करें, आई का देखिए आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो आई का 39 कोड आ जाएगा, 39 हो जाएगा। उसके बाद जी की अगर बात करें, जी यहाँ पर है, तो जी की अगर बात करें साथियों, जी का कोड क्या हो जाएगा आपका, जी यहाँ पर है ना, तो जी का कोड सिंगल होगा साथियों, क्या, तो यहाँ पर फिर साथियों जो आई का कोड होगा ना खाली वो 9 होगा। कैसे 9 होगा, देखिए टी होता है 20 पर, तो टी का कोड हो जाएगा 22। एच होता है 8 पर, एच का कोड हो जाएगा 10। तो बचा क्या साथियों, 9 बचा, यानी कि जी का कोड हो जाएगा 9 और आई का कोड हो जाएगा साथियों 3, और साथियों यहाँ पर अगर बात करें 16 जो है वो एन का कोड हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फिर से मैं आपको बतला देता हूँ। यहाँ तक हमारी समझ में आ चुका था, और आगे अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए आर का कोड आपने लिख दिया 20, ठीक है। उसके बाद आई का कोड आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। जी का कोड क्या लिख दोगे साथियों, 9 लिख दोगे। और एच का कोड तो 10 है, और साथियों टी का कोड 22 है। तो ऐसा नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, 20, 39, 10, 22, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है साथियों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए भाई, तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्वीट्स को ये सब लिखा जाता है, यानी कि SWEETS को TZKOIN लिखा जाता है। तो चॉइस को आपको बताना है साथियों क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए इतना तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये S से T हुआ है, यानी कि 1 बड़ा है। W से Z हुआ है साथियों, अब यहाँ पर 3 बड़ा है, यानी कि पहले 1 बढ़ाया गया फिर 3 बढ़ाया गया। अब यहाँ पर साथियों K से जो हुआ है, K हुआ है, यानी कि अब तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया साथियों, 6 बढ़ा दिया गया। और फिर E से क्या हो गया है, तो अब यहाँ पर तो साथियों 10 बढ़ा दिया गया पूरा। उसके बाद टी से साथियों यहाँ पर क्या हो, पहले इतना देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, तो 1 बढ़ाओगे डी आ जाएगा, बिल्कुल साथियों डी सभी ऑप्शन में है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप 3 बढ़ाओगे, तो एच में अगर आप 3 बढ़ाओगे तो मेरे हिसाब से के आ जाएगा। तो डी के एक तो यहाँ पर है, एक साथियों यहाँ पर है। उसके बाद ई में कितना बढ़ाया गया है, 6 बढ़ाया गया है, तो ओ में अगर 6 बढ़ाओगे तो यू आ जाएगा। तो डी के यू कहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद अगर बात करें क्या बढ़ाया गया भाई साहब, 10 किस में बढ़ाया गया है, अच्छा हाँ ये वाला आपका जो ई है ना, ये वाला ई, इसमें 10 बढ़ाया गया। तो आई में अगर 10 बढ़ाओगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर क्या होता है साथियों, आपका एस होता है। तो ऐसा कहां पर कुछ लिखा हुआ है क्या, आपको दिख रहा है साथियों,
DKUS। तो DKUS आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर के सवाल आपके सामने शुरू हो चुके हैं और मैथ्स के साथियों यहाँ पर सवाल आप लोग जरा देख लेंगे बड़े ही साथियों आराम से। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों मैथ्स के सवाल में, मैथ्स का सवाल, हाँ कह रहे सी ने बी से एक मशीन खरीदी जिसने इसे ए से खरीदा था। किससे खरीदा था साथियों, यहाँ पर कहा गया है साथियों ए से खरीदा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी ने मशीन को 9360 रुपए में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी ने क्रमशः 30% और 20% का लाभ कमाया, तो ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि सी जो है ये बी से एक मशीन खरीदता है जिसने इसे ए से खरीदा था, यानी कि सी जो है ना, सी ने बी से एक मशीन खरीदी है और इसने इसे ए से खरीदा था, यानी कि सबसे पहले ए ने बेचा होगा। तो कह रहे कि सी ने मशीन को 9360 रुपए में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी ने क्रमशः 30% और 20% का लाभ अर्जित किया, यानी कि जब ए ने इस मशीन को बेचा है ना, तो 30% का लाभ कमाया और बी ने जब इस मशीन को बेचा तो 30% का लाभ कमाया। तो करेंगे ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा। मान लेते ए ने इस मशीन को एक्स मूल्य पर बेचा। कितने मूल्य पर, एक्स मूल्य पर। तो ए ने साथियों जब इसको बेचा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए ने 30% प्रॉफिट से बेचा, तो 30% प्रॉफिट से बेचा यानी कि साथियों 130% में बेचा होगा। उसके बाद जो बी को मूल्य मिला वो ये मिला, फिर जब बी ने इसको बेचा तो 20% के मूल्य पर मिला, यानी कि वो इसको फिर 120% के मूल्य पर मिला। तो ये साथियों जो सी को फिर दिया गया है ना, तो सी को ये 9360 रुपए में दिया गया, यानी कि इसकी वैल्यू साथियों 9360 रुपए है। तो इसको कैलकुलेट करो और साथियों यहाँ पर अगर बात करें आप लोग क्या यहाँ पर साथियों निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पर साथियों एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए ये वो चीज निकलेगी ए ने किस मूल्य पर खरीदा था, क्या ये वो नहीं निकलेगी ए ने किस मूल्य पर बेचा, वो तो हम जब निकालेंगे पहले एक्स का मान निकालो। देखिए एक्स की अगर बात करें, एक्स क्या है, ए ने किस मूल्य पर खरीदा था, ए ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था, ये निकलेगा साथियों एक्स। तो ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 छंग और साथियों 20 पंजे आ जाएगा आपका ये। अब एक काम साथियों करिए, एक्स बराबर क्या 9360 आ गया गुणा आपका 10 और 5 यानी कि 50 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या है साथियों 13 है और ये क्या 6 है, तो 13 और साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको आप जरा क्या एक बार कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए 6 से इसको अगर कट करें तो देखिएगा कट होता है ये साथियों, 6 कम 6 आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 6 पंजे 30, 3 हाँ हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया, 6 पंजे 30 आपका हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। क्या साथियों 13 से कट होगा, जरा देखिए है ना, हाँ बिल्कुल 13 से हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 दूना साथियों 26 हो जाएगा, ठीक है, 0 का 0 लग जाएगा और 50 साथियों यहाँ पर आ जाएगा, 12 पंजे 60 आपके हो जाएंगे, यानी कि 12 पंजे 60 हो जाएंगे, 6000 यहाँ पर साथियों जो है ना वो आपका निकल आएगा। अब अच्छा 6000 क्या निकल आएगा, 6000 रुपए में ए ने खरीदा था उस मशीन को, 6000 रुपए में खरीदा था, लेकिन ए ने बेचा है 30% के लाभ पर। तो ए ने किस मूल्य पर बेचा, ए ने साथियों यानी कि 6000 रुपए में तो खरीदा था लेकिन बेचा है 30% के लाभ पर, यानी कि 130% में बेचा होगा। तो इसको जरा कैलकुलेट करिए साथियों, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 यानी कि 7800 में साथियों ए ने बेचा। तो इसलिए 7800 कहां पर लिखा हुआ है, 7800 साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर साथियों है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए और बताइए साथियों इसका जवाब क्या होगा। और जिन लोगों ने भी साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। तो अभी तो साथियों यहाँ पर रीजनिंग के सवाल चल रहे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है एक नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 11 है, 9 है, उसके बाद साथियों 15 है और उसके बाद 41 है। फिर कह रहे कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए 11 से 9 अगर हुआ है, एक काम इसमें क्या कर सकते हैं साथियों, इसमें हम साथियों 2 को घटा सकते हैं, यानी कि अगर हम इसमें 2 घटा दें और यहाँ कितने घटा दें, 9 से 15 हुआ है, अच्छा प्लस करना है, 6 बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसमें कितने, फिर तो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो कोई ये लॉजिक हो ही नहीं रहा है, ठीक है, लॉजिक यहाँ पर साथियों कुछ जम ही नहीं रहा है। अच्छा दूसरा लॉजिक यहाँ पर साथियों लगाने की कोशिश करते हैं। अगर एक काम आप ये करें, देखिए अगर आप साथियों 11 की गुणा क्या 1 से कराएं,
11 एकम 11 और उसमें से 2 घटा दें तो 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाइए, 9 की गुणा साथियों अगर आप 2 से करें यानी कि 9 दूना 18 और उसमें से 3 घटा दे तो साथियों 15 आ जाएगा। अब 15 की गुणा अगर साथियों 3 से करें, 15 3 45 और साथियों उसमें से 4 घटा दें तो 41 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है 41 की गुणा आपको किससे करना है, आपने 1 से की, 2 से की, 3 से की तो 4 से करना होगी। और कितने घटाना होगे, 2 घटाए, 3 घटाए, 4 घटाए तो साथियों 5 घटाना होंगे। यानी कि 41 चौक कितने होते हैं, मैं कहूंगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 41 चौक 164 होता है, इसमें से 5 घटाओगे तो 159 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के खाली जगह में 159 आएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि ए जेड के बाद ई वी एन है, उसके बाद आई आर क्यू है, उसके बाद ओ एल टी है। तो आपको बताने के अगले 3 लेटर साथियों यहाँ पर क्या आ सकते हैं मुझे बताइए। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, ए से साथियों ई हुआ है यानी कि 4 बढ़ाया गया है, फिर उसके बाद आई हो गया, फिर से 4 बढ़ाया गया है, आई से यहाँ पर ओ हो गया, अब साथियों 6 बढ़ाया गया यानी कि पहले 4 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, फिर 6 बढ़ाया गया। तो अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, क्या अब यहाँ पर देखिए 4 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया तो यहाँ पर भी 6 बढ़ाया जाएगा। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 पर यू आता है, यू एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर है। जेड से यहाँ पर वी हुआ है, मैं कहूंगा 4 घटाया गया है। वी से यहाँ पर आर हुआ है, मैं कहूंगा 4 घटाया गया। आर से यहाँ पर एल हुआ है, अब 6 घटाएगा तो इसमें भी साथ 6 घटाया जाएगा, 6 घटाया जाएगा एल में तो एफ आ जाएगा। तो यूएफ कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथ, तो इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए। कह रहे कि अगर NEXT को MODFWYSU लिखा जाता है तो CLOCK को साथियों क्या लिखा जा सकता है, फटाफट मुझे आप लोग बताइए। चलिए देखिए, आपको नहीं लग रहा कि N से पहले M आता है और N के बाद O आता है, ठीक है। E से पहले D आता है और E के बाद F आता है। X स्टेप, X से पहले W और फिर बाद में ये आता है। तो कुल मिला के समझ गए ना। देखिए C से पहले B आ जाएगा और C के बाद D आ जाएगा, ठीक है। L से पहले क्या आ जाएगा, 12 पर होता है साथियों K आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। O से पहले N आ जाएगा, बाद में P आ जाएगा। C से पहले B आ जाएगा और D आ जाएगा। K से पहले क्या आ जाएगा साथियों, J आ जाएगा और L आ जाएगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ जरा देख कर मुझे बताइए। BDKM NPBD JL, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 अक्षर आपको समूह दिए गए हैं, है ना। उसमें से जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वाले को साथियों आपको बताना है कौन सा। देखिए प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, T 20 पर होता है, P 16 पर होता है, W 23 पर होता है, R 18 पर होता है। उसी प्रकार H जो होता है वो 8 पर होता है, D 4 पर होता है, K 11 पर होता है, F 6 पर होता है। उसी प्रकार R 18 पर होता है, N 14 पर होता है, U 21 पर होता है, P 16 पर होता है और B 2 पर होता है, साथियों X 24 पर होता है, E 5 पर होता है, V आपका 22 पर होता है। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है, फटाफट मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 20 से 16 हुआ है, मैं कहूंगा कितना घटा है, एक तरीके से साथियों 4 घटा है ना, है ना। 4 घटा है। अच्छा यहाँ पर भी 4 घटा है, यहाँ पर भी 4 घटा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना शायद 4 घटा है। अच्छा यहाँ पर भी तो 4 घटा है भाई साहब। जैसे कि B से अगर आप फिर A जाओगे, फिर Z Y, तो 4 घटा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 16 से यहाँ पर 23 हुआ है, 4 से 11 हुआ है ना। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही साथियों आपको, क्या 14 से 21 हुआ है। देखिए 16 से 23 हुआ है तो मैं कहूँ 4 3 7 बड़ा है। यहाँ पर भी 7 बड़ा है। 14 से 21 हुआ है, 7 बड़ा है। 24 से 5 हुआ है, देखिए जरा क्या 7 बड़ा है, बिल्कुल 7 बड़ा है। अब यहाँ पर आ जाइए, 23 से 18 हुआ है, यानी कि कितना घटा है साथियों, 5 घटा है। यहाँ पर भी 5 घटा है और यहाँ पर भी 5 घटा है। यहाँ पर साथियों 5 घटा है नहीं, यहाँ पर 5 नहीं घटा है। तो मैं कहूंगा ये सबसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब साथियों यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो कुछ क्वेश्चन है, बहुत अधिक नहीं है साथियों, कुछ क्वेश्चन है लेकिन है सब इंपॉर्टेंट। चलिए तो साथियों मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में साथियों आने के चांसेस हैं। तो पहले सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। यानी कि अगर
इतने लोग इतने दिन में कोई काम कर पाते हैं, तो मैं कहूंगा टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा साथियों 22 गुणा 2 यानी कि 44 काम हो जाएगा, 44 काम हो गया। तो 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा, यानी कि साथियों क्या ये तो एक दिन में पूरा हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये 2 दिन में पूरा हो रहा है, क्या 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, ठीक है 22 लोग। तो कह रहे कि उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए अगर ये आप 2 दिन में, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, 22 लोग कर रहे हैं, अगर आप साथियों क्या इसको एक दिन में बनाना चाहते हो तो आप लोगों को डबल करोगे, यानी कि 44 लोग, क्या साथियों 44 पुरुष इसको एक दिन में बना देंगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक दिन में भी ना बने, ये आधे दिन में बन जाए, तो फिर से आपको लोग डबल करना पड़ेंगे, यानी कि फिर 88 पुरुष की साथियों आपको जरूरत होगी। तो अगर साथियों आधे दिन में पूरा करने के लिए आप चाहते हैं तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मैं कहूंगा 88 पुरुषों की आवश्यकता होगी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। अगर कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जा रही, मान लीजिए आपने वस्तु 100 रुपए की लाए थे और 20% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि आपने वस्तु को 80 रुपए में बेचा होगा। तो साथियों क्या ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य होगा, इसका अनुपात निकाल लीजिए साथियों। 2 से कट करोगे 4 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो साथियों विक्रय मूल्य 4 होगा, तभी तो 20% की हानि होगी। तो 5 और 5 4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करें आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। आपसे कहा जा रहा है कि 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी है और दूध है। अच्छा पानी और दूध के अनुपात भी दे रखा है, पानी अगर 4 है तो साथियों दूध कितना होगा, 7 होगा। कहेंगे पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण कितना पानी, यानी कि करने के लिए मिश्रण कितना पानी मिलाना होगा। तो कुल मिला के साथियों ये चीज आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम कहें कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4x है और साथियों 7x है, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा साथियों 11x हो जाएगा। तो 11x है साथियों, ये 110 लीटर पूरा। तो एक x की वैल्यू निकालिए जरा, कितना हो जाएगा 110/11 है, यानी कि 10 आ जाएगा। तो साथियों x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 4x है ना तो 40 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना होगा साथियों 70 लीटर होगा, तभी तो ये टोटल करके 110 लीटर बनेगा। तो कह रही कि अगर दूध और पानी का अनुपात इतना करना हो साथियों, कितना, इतना, यानी कि x का वैल्यू तो हमें पता है 8x अनुपात 7x, तो 80 अनुपात 70 हो जाएगा। 80 अनुपात क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो पानी और दूध का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण कितना पानी मिलाना होगा, तो कितना पानी मिलाना होगा, एक तरीके से अगर बात करें ये टोटल बन रहा है 110 और ये टोटल बन रहा है साथियों 150। तो कितना मिलाना होगा साथियों, 40 लीटर ही तो मिलाना होगा। 40 लीटर मिलाना होगा तो 40 लीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अरे भाई टोटल मिश्रण है ये 110 बनाना है इसका, ये 80 + 70 150 बनाना है, तो 110 से 150 बनाना है, तो 40 लीटर ही तो पानी मिलाओगे, है ना। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर आपने वो चीज खरीदी है। तो अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए में वो चीज खरीदी है और आप उसका जो एक तरीके से जो अंकित मूल्य रख रहे हैं वो 50% बढ़ा के रख रहे हैं, यानी कि आप उसका मूल्य 150 रख रहे हैं। यदि वह 20% की छूट देता है, यानी कि जो आपने 150 रुपए रखी है ना, आप उस पर 20% की छूट दोगे, यानी कि आप उसको 80% में बेचोगे। तो 20 चौक और 20 पंजे, 5 से कट करोगे 30 आ जाएगा। 30 चौक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दोगे तो 120 रुपए की वो चीज हो जाएगी। तो कह रहे कि अब बताइए लाभ होगा या हानि होगी। अरे भाई खरीदी तो 100 रुपए में, बेच रहा है 120 रुपए में, तो जाहिर सी बात है साथियों लाभ हुआ है। और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है साथियों, 20% का लाभ हुआ है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, या आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे 4500 भाग 9 प्लस 1800 गुणा 2 माइनस 310 गुणा 7। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले भाग को आप कैलकुलेट करोगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, प्लस 18 दूना कितना हो जाएगा 36, यानी कि 3600 हो जाएगा, माइनस इसको अगर कैलकुलेट करोगे 7 एकम 7 और 7 या 21 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो इनको जोड़ोगे साथियों क्या आ जाएगा 0000 और 6 और 5 11 आ गया और ये 4 आ जाएगा। इसमें से साथियों 2170 आप लोग घटा दीजिए। तो 4100 में से अगर 2170 साथियों हम घटाते हैं तो 30 इधर आ जाएगी, ये 40 हो जाएगा और फिर ये 19 हो जाएगा, यानी कि 1930 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद क्या और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? एक सवाल है इसके बाद। चलिए, तो कहा जा रहा है कि P का 35%, ठीक है भैया, P का 35% जो है वो साथियों क्या है, वो Q के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें P और Q का अनुपात मालूम पड़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए नीचे 100 है, नीचे 100 है, कैंसिल हो जाएगा, P इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, 60/35 यहाँ पर साथियों हो जाएगा। और अगर इसको कट करें तो किससे कट करें, 5 7 35 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि P अनुपात Q का अनुपात कितना निकला है साथियों, 12:7 यहाँ पर निकल आया है। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि और Q P का Z/3% है ना। तो जैसा जैसा साथियों कहा जा रहा है वैसा वैसा क्या, वैसा वैसा साथियों आप यहाँ पर करते जाएंगे। तो P आया है 12 और Q आया है 7। तो कहा जा रहा है कि जो Q है ना, Q, अब Q साथियों कितना है मुझे बताइए, Q कितना है? Q तो आपका 7 है ना, Q तो आपका 7 है। तो कहा जा रहा है साथियों Q जो है ना, Q ये P का है ना साथियों, P कितना है आपका, P तो साथियों आपका 12 है, यानी कि Q जो है, एक सेकंड रुकिए, P का P कितना है, P 12 है, P का मतलब क्या आ जाएगा साथियों, गुणा आ जाएगा, है ना, और Z/3% है, तो साथियों यहाँ पर क्या 100 से गुणा हो जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर साथियों क्या कहा गया है, क्या कि P का Z/3%, तो P 12 है, P का मतलब गुणा Z/3%, 3 का 3 के गुणा 100 से कर देंगे, बराबर ये किसके है, ये Q के बराबर। तो Q कितना है साथियों, 7 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको निकालना है साथियों Z का मान। देखिए बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 7 से गुणा हो जाएगी 3 गुणा 100 की सॉरी, तो 3 गुणा मतलब 7 में गुणा हो जाएगी 300 की, 3 गुणा 100 हो जाएगी और बटे में साथियों 12 आ जाएगा। तो बस साथियों इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आपका आंसर जो होगा वो साथियों आपके सामने आ जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अगर साथियों इसको अगर हम लोग कट करें, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 25 आ जाएगा, 25 सत्ते कितने होते हैं, मैं कहूंगा 175 होते हैं। तो Z बराबर कितना निकलेगा साथियों, 175 निकलेगा। और Z का मान ही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि साथियों 49 गुणा 4 भाग 28 प्लस 56 भाग 7 गुणा 8 माइनस 784 भाग 28 प्लस 14 गुणा 2, इसको आपको क्या करना है साथियों, एक बार आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अब बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है वैसे वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 49 गुणा 4 है। अब देखिए ये 4 भाग 28 है, इसको अगर आप थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं तो भाग की जगह पर गुणा कर लीजिए और 28 की जगह पर 1/28 कर दीजिए। ये रूल है, इस रूल से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। तो 4 भाग की जगह पर गुणा आ जाएगा और 28 है तो 1/28 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है 56 भाग 7, इसको अगर आसान करना चाहते हैं क्योंकि 56 की गुणा 7 से करोगे थोड़ी ना फायदा निकलेगा, तो साथियों आप इसको क्या गुणा में बदल लीजिए और 7 है ना तो 1/7 कर लीजिए, फिर गुणा आ जाएगा आपका और फिर क्या आ गया साथियों 8 आ गया, है ना, 8 आ गया। और फिर यहीं पर वही बात आ गई, 784 भाग है तो गुणा कर लीजिए और 1/28 कर लीजिए, प्लस आपका 14 गुणा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको कैलकुलेट करिए कैसे ये साथियों कैलकुलेट होगा। 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 की भाग इससे कर दो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके साथियों 7 आपके सामने आया, ये 7 आ गया है। अब इसको देखिए 7 एकम 7, 7 8 56 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस पूरे को कैलकुलेट करके सिर्फ इतना सा आया, अब माइनस ये आ जाएगा। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए, देखिए
देखिए 14 दूना 28, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 8 जाएगा 84 हो जाएगा, 14 पंजे 70, 14 चंग 84 हो जाएगा। 2 से अगर कट करोगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर 28 आ जाएगा, प्लस आपका 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब अगर कभी भी आपको ऐसी संख्या है, देखिए एक बार माइनस का 28, एक बार प्लस का 28, कुछ भी हो, माइनस का 50 प्लस का 50, तो वो उससे कट हो जाता है ना। तो साथियों 64 और 7 आपका कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 64 और 7 तो हमारा 71 हो जाएगा। और 71 कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसे लगे